आगे चलते हैं। तो आगे है आणविक द्रव्यमान और सूत्र द्रव्यमान। तो ये दोनों क्या चीज़ है? आणविक द्रव्यमान में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का क्या होता है? योग होता है। इसे प्रत्येक तत्व के परमाणु द्रव्यमान और उपस्थित परमाणुओं की संख्या के गुणनफलों के योग द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो जैसे आपका जो अणु का टोटल द्रव्यमान हो गया, तो अणु का टोटल कैसे निकलेगा? तो उसमें क्या क्या परमाणु है, उसके जो वजन होगा या उसका जो द्रव्यमान होगा, उसको हमको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। जैसे CH4 में कितने कार्बन है? एक ही कार्बन है, तो हमको पता है कि 12 यूनिट क्या होता है? कार्बन का वजन होता है, तो उसका गुणा 1। जैसे कि यहाँ पे अब एक ही है तो मुझे गुणा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन में 1.008 यूनिट क्या होता है? एक हाइड्रोजन के परमाणु का वजन होता है, और टोटल कितने हाइड्रोजन है? 4, तो उसका गुणा हुआ है, और इस प्रकार से 16 यूनिट क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार अगर जल का कण देखते हैं तो उसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2, तो उसका गुणा हुआ है, और ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 1, तो 16 का 16, तो उसका टोटल आंसर जो आता है वो क्या है? 18 यूनिट आता है। तो जो आपके अणु रहते हैं वो अणु को आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे O2 एक अणु है, और यहाँ पे O3 क्या है? एक अणु है। सूत्र द्रव्यमान, तो जैसे ये जो गैस रहते हैं, ये गैस तो अणु जैसे होते हैं, अलग अलग अणु, जो अलग अलग गैस का कण है वो घूमते रहता है, ठीक है। लेकिन कई चीजें ऐसी होती है जो क्रिस्टल, एक मतलब ठोस के जैसे होती है, तो उस ठोस में अलग अलग अणु नहीं होते, वो क्या होते हैं? एक फार्मूले की तहत जुड़े हुए होते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, आपके घर में जो मिलने वाला नमक है, तो इसमें सोडियम सोडियम क्लोराइड क्लोराइड, सोडियम सोडियम क्लोराइड क्लोराइड, सोडियम 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 क्लोराइड क्लोराइड क्लोराइड, तो आपस में क्या है? ये जुड़ा हुआ है। तो इसका अगर अपने को सूत्र निकालना है, तो इस द्रव्यमान निकालना है, तो हम खाली इसके सूत्र का ही द्रव्यमान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमको पता है कि एक सोडियम का आयन मतलब Na जो होता है वो किसके साथ मिलता है? Cl के साथ मिलता है, तो क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड बनता है। तो सोडियम के एक परमाणु का द्रव्यमान लिख लेंगे हम, और क्लोरीन के एक परमाणु का द्रव्यमान लिख लेंगे हम, और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? इसका एक सूत्र द्रव्यमान NaCl का या सोडियम क्लोराइड का सूत्र द्रव्यमान क्या हो जाएगा? आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, अभी तक हम खाली उनके एक एक परमाणु या एक एक अणुओं का क्या निकाल रहे हैं? सूत्र निकाल रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, सूत्र निकाल रहे हैं या फिर उनका द्रव्यमान जो है निकाल रहे हैं। तो आगे देखते हैं मोल संकल्पना और मोलर द्रव्यमान। तो ये मोल जो है, ठीक है, जिसके बारे में हमने राशियों में पढ़ा था कि एक मतलब जो मोल होता है उसको n लिखते हैं और एक मोल से ऐसे नापते हैं। तो ये क्या चीज़ है? तो जैसे कि हमको पता है परमाणु और अणु क्या होते हैं? आकार में बहुत बहुत छोटे होते हैं। जैसे कि हमें केला खरीदना है, तो हम जब दुकान पे जाते हैं तो हम बोलते हैं कि 1 दर्जन चाहिए, 2 दर्जन चाहिए, तो दुकान वाला 12 या 24 उस हिसाब से गिन के देता है ना। तो वैसे ही ये जो छोटे छोटे परमाणु और अणु हैं, उनके लिए एक नंबर डिसाइड किया गया है, और उसे ही क्या बोला जाता है? एक मोल बोला जाता है। तो अब से जब हम अणु और परमाणु को नापते हैं तो किस में नापते हैं? मोल में नापते हैं। तो एक मोल में 6.022 गुणा 10 का पावर मतलब 10 के घात में 23, मतलब आप इस 6 को लिखने के बाद 23 बार क्या लगाओगे? 0 लगाओगे, तो बहुत बड़ी संख्या होती है। उतने संख्या के जो कण होते हैं अणु और परमाणु के, उसको ही क्या बोला जाता है? एक मोल बोला जाता है। आपको सिंपली ये याद रखना है, जैसे 1 दर्जन में 12 कण होते हैं, वैसे ही एक मोल में कितने कण होते हैं? तो एक मोल में इतने जो है कण होते हैं। तो आपको ना इधर के बाद के नंबर को याद नहीं रखना है, क्योंकि हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। ये 6.022 गुणा 10 के पावर में 23, इसी को क्या करना है? याद रखना है, ठीक है। इसके लिए इसी नंबर को अवोगाद्रो के सम्मान में क्या बोला गया है? अवोगाद्रो स्थिरांक। और इस नंबर का जो सिंबल है उसको n और नीचे में a करके हम क्या करते हैं? दर्शाते हैं, ठीक है। अब जो पदार्थ का जो वजन होता है या उसका जो द्रव्यमान होता है, हम उसको प्रायः मोल में ही क्या करते हैं? निकालते हैं। अभी तक हम एक एक परमाणु का निकाल रहे थे, लेकिन अब हम इतने सारे कण का क्या करेंगे? एक साथ निकालेंगे, और इस एक मोल के द्रव्यमान को ही क्या बोला जाता है? मोलर द्रव्यमान बोला जाता है। तो जैसे एक AMU का मान हमको पता है इतना होता है, तो हाइड्रोजन के एक मोल परमाणु, तो हाइड्रोजन के एक मोल परमाणु में कितने कण होंगे? इतने कण होंगे, ठीक है। तो उसका वजन होता है 1 AMU, तो 1 AMU ये हो गया, और हाइड्रोजन के उतने सारे कण ये। अब इन दोनों का गुणा करने पर हाइड्रोजन के एक मोल का क्या आ गया? द्रव्यमान आ गया। तो ध्यान रखना, जो आप आवर्त सारणी में जो द्रव्यमान पढ़ते हो वो कौन सा वाला रहता है? यही वाला द्रव्यमान जो है रहता है, ठीक है। एक मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान अगर अपने को निकालना है, तो एक मोल ऑक्सीजन में कितने कण रहते हैं? इतने कण, ठीक है। एक AMU का जो वजन होता है वो इतना होता है, और वैसे हाइड्रोजन कितने AMU का होता है? 16 AMU का होता है एक परमाणु, ठीक है। तो इन सबको आपस में गुणा करने पे कितना आ जाता है? 15.998, जिसे सामान्यतः हम क्या बोलते हैं कि 16 ग्राम होता है एक ऑक्सीजन का वजन। और वैसे ही हाइड्रोजन के एक मोल का वजन जो होता है वो कितना होता है? 1 ग्राम का होता है। आगे देखते हैं, तो आगे है प्रतिशत संगठन। तो प्रतिशत संगठन का मतलब सिर्फ इतना है कि कौन कितना प्रतिशत है। मान के चलिए कि आपके कक्षा में कितने बच्चे हैं? 40 बच्चे हैं, उसमें से अगर 30 लड़कियां हैं, गर्ल्स, ठीक है, और उसमें से क्या है? अब जितने बच्चे वो क्या हो जाएंगे? बॉयज हो जाएंगे, 10 बॉयज। तो हमको यही बताना है कि लड़कियों का कक्षा में प्रतिशत कितना है, लड़कों का कक्षा में प्रतिशत कितना है। सामान्यतः हम ऐसी चीजों को निकालते हैं। तो उसी प्रकार प्रतिशत संगठन में कौन सा जो तत्व है उसके द्रव्यमान का प्रतिशत क्या है। तो जैसे हमारे पास क्या है, उदाहरण के लिए H2O, हाइड्रोजन के 2 कण और ऑक्सीजन के 1 कण। हाइड्रोजन का जो वजन है वो कितना हो गया? लगभग 2 ग्राम,
और ऑक्सीजन का जो वजन हो गया वो कितना हो गया, लगभग 16 ग्राम। तो दोनों को अगर आप जोड़ दोगे तो इसका जो वजन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 18 ग्राम आ रहा है। तो इसी का हमको क्या निकालना है, द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। यौगिक में उस तत्व का द्रव्यमान, ठीक है, और यौगिक का मोलर द्रव्यमान मतलब एक मोल का कितना होगा, गुना प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुना हम करते हैं, आपको पता ही है। तो हाइड्रोजन का जैसे द्रव्यमान निकालना है तो अपने को पता है कि दो हमारे पास हाइड्रोजन के कण होते हैं और हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है एक मोल का लगभग 1 होता है, ठीक है। और वैसे ही पानी का जो टोटल 1 मोल का द्रव्यमान है वो कितना है, 18 है। तो गुणा उसका 100 किए तो कितना आ गया, 11.18%। वैसे ही ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16, ठीक है, और टोटल जो पानी का द्रव्यमान है वो 18, तो गुणा इसका 100 किए तो क्या आ गया, 88.79% क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। एक और उदाहरण है C2H5OH एथेनॉल का। तो एथेनॉल में 3 चीजें, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो कार्बन के 2 कण मतलब कार्बन का वजन कितना हो गया, 24, ठीक है। हाइड्रोजन के कितने कण, तो यहाँ पे 5 और 1 6, तो इसका जो वजन हो गया 6। और ऑक्सीजन का कितना कण, 1 ही कण हो गया, तो इसका जो वजन हो गया वो हो गया 16। तो टोटल आप इसको जोड़ोगे तो टोटल आ जाएगा लगभग 46 के आसपास। और फिर इसका क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रतिशत जो है निकाल रहे हैं सभी का। तो इस प्रकार से ये बनेगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र, ये 2 प्रकार के सूत्र होते हैं, ठीक है। तो जैसे आपका आणविक द्रव्यमान था, उसके बाद सूत्र द्रव्यमान था, तो वैसे ही मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र। तो मूलानुपाती सूत्र जो होता है वो किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात को क्या करता है, व्यक्त करता है। जबकि आणविक सूत्र किसी यौगिक अणु में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणुओं को सही संख्या में क्या करता है, दर्शाता है। तो आणविक सूत्र जो होता है वो सही संख्या दर्शाता है और मूलानुपाती क्या करता है, आपस में तुलना करके बताता है। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए कि यहाँ पे 2 बच्चे हैं, ठीक है, ये एक बच्चा हो गया और ये दूसरा बच्चा हो गया। मान के चलिए कि ये 1 किलो सेब खाता है और ये जो है ये मान के चलिए कि 2 किलो सेब खाता है और ये मान के चलिए कि 10 किलो सेब खाता है। तो ये 2 किलो सेब खाता है और ये 10 किलो सेब जो खाता है वो क्या हो गया, आणविक सूत्र जैसा हो गया, सही नंबर को बताया। लेकिन मूलानुपाती में जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो इसमें हम क्या बताएंगे कि जब 1 किलो खाता है तो उसी समय ये कितना खा देता है, 5। जब ये 2 खाएगा तो ये कितना खाएगा, 10। और जब ये 3 खाएगा तो ये कितना खाएगा, 15। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, आपस में इनका कंपेरिजन हो रहा है। तो इसी के आधार पर क्या है, हमारे पास एक प्रश्न है कि एक यौगिक में 4.7% क्या है, हाइड्रोजन है, 24.27% क्या है, कार्बन है, और 71.65% क्या है, क्लोरीन है। इसका मोलर द्रव्यमान जो है दे दिया गया है, ठीक है। तो प्रतिशत में दिया हुआ है कि कौन कितनी मात्रा में अवेलेबल है, और टोटल क्या दिया हुआ है, टोटल हमको इसका दे दिया हुआ है द्रव्यमान, तो हमको निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा। तो मोलर द्रव्यमान जो टोटल दिया हुआ है, मोलर द्रव्यमान का हम क्या निकालेंगे, प्रतिशत निकालेंगे। 4% क्या है, उसका हाइड्रोजन है, तो उसके 4% का आंसर कुछ इतना आएगा, 4 ग्राम, ठीक है। तो हमको पता है कि 1 मोल हाइड्रोजन का वजन लगभग 1 ग्राम के बराबर होता है। तो 4 ग्राम में कितना हाइड्रोजन, 4, ठीक है, 4 मोल हाइड्रोजन हो जाएंगे। वैसे ही 1 मोलर द्रव्यमान में 24% अगर कार्बन है, ठीक है, तो इस 24% का हम क्या निकालेंगे, कितना द्रव्यमान बनता है, तो 24 के लगभग बनता है यहाँ पे, ठीक है। हमको पता है कि 1 मोल कार्बन का वजन कितना है, 12 ग्राम है, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे 2 कार्बन हो गए या 2 मोल कार्बन हो गए। वैसे ही 1 मोलर द्रव्यमान 71% क्लोरीन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन प्रतिशत निकालते हैं तो लगभग 70 के आसपास आता है क्लोरीन का प्रतिशत। और 1 मोल क्लोरीन का वजन कितना है, 35 ग्राम, ठीक है। हमारे पास कितना है, 70 ग्राम, तो अगर भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 मोल, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास 2 कण कार्बन के, 4 कण हाइड्रोजन के और 2 कण क्लोरीन के आ रहे हैं। तो आणविक सूत्र में पूरा लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जैसे इसको कंपेयर करेंगे तो जब इसका 1 तब इसका 2 तब इसका 1, ये क्या हो जाएगा, हमारा मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा। तो आगे का हम देखेंगे अगले पार्ट। तो आइए चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारा स्टाइक्योमेट्री और स्टाइक्योमेट्रिक परिकलन, ठीक है। तो स्टाइक्योमेट्री जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्टाइक्योन जिसका मतलब होता है तत्व और दूसरा है मेट्रॉन जिसका मतलब है मापना। तो तत्व को क्या करना है, हमको मापना है। तो अब ये टॉपिक तो ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंतर्गत क्या है कि हमको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है, जो कि मैं अगले पार्ट में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि इस टॉपिक के अंदर हमको क्या करना होता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना होता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, ताकि रासायनिक अभिक्रिया जो हो रही है, ठीक है, उसमें अभिक्रियक मतलब जो अभिकारक जिसको आप बोलते हैं और उत्पाद जो होते हैं उसके द्रव्यमान या आयतन, उन सबका क्या किया जा सके, गणना किया जा सके, ठीक है। इसी प्रकार ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, तो पूरा तरीके से क्रिया कराने के लिए आपको कितनी मात्रा में क्या है, चीजों की आवश्यकता होगी। मान के चलो कि आपको 1 लीटर क्या बनाना है, पानी बनाना है। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन का जो अणु होता है और ऑक्सीजन का जो अणु होता है उसकी सहायता से क्या बनता है, H2O का अणु बनता है या पानी का जो अणु है वो बनता है। तो इस 1 लीटर को बनाने के लिए आपको कितने हाइड्रोजन और कितने ऑक्सीजन जो है उसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो उन सब का आंसर क्या होता है, स्टाइक्योमेट्री में होता है। फिलहाल इस चैप्टर में हमारे लिए हमको जो रासायनिक समीकरण होते हैं उनको संतुलन करना सीखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक टॉपिक है सीमांत अभिकर्मक। तो जो अभिकर्मक होते हैं अलग अलग प्रकार के, उसके सहायता से क्या बनता है,
उत्पाद बनता है। ठीक है, तो सीमांत अभिकर्मक क्या होता है, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बीच में ही खत्म हो जाता है, और उसके खत्म होने के कारण क्या होता है, एक और जो अभिकर्मक होगा वो क्या रहेगा, बचा रहेगा। ठीक है, तो सीमांत इसे इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंत के साथ क्या हो जाता है, रासायनिक अभिक्रिया जो है वो बंद हो जाता है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया की ये क्या है, सीमा है। तो जैसे इसको एक बार पढ़ सकते हैं, कई बार अभिक्रियाओं में संतुलित समीकरण के अनुसार आवश्यक अभिक्रियाओं की मात्राएं उपस्थित नहीं होती। ऐसी स्थितियों में एक अभिक्रियक दूसरे की अपेक्षा अधिकता में उपस्थित होता है। जो अभिक्रियक कम मात्रा में उपस्थित होता है वह कुछ देर बाद क्या हो जाता है, समाप्त होता है। उसके बाद आगे की अभिक्रिया क्या होती है, नहीं हो पाती। ठीक है, तो जैसे कि आप इसको ऐसे एग्जांपल से समझ सकते हैं कि आपके घर में गैस होता है, सबके घर में गैस होता है। ठीक है, जिसमें अपन खाना बनाते हैं। तो खाना बनाने के लिए आपने क्या है कि मतलब पानी चढ़ाया है और उसमें चावल वगैरह डाल दिया, लेकिन आपको गैस क्या हो गया, बीच में खत्म हो गया। तो ये चावल पकेगा क्या, नहीं। एक निश्चित मात्रा में आपको गैस की आवश्यकता पड़ती है इसको बनाने की। ठीक है, तो उस उदाहरण से आप सीमांत अभिकर्मक को अच्छे से समझ सकते हैं। फिर इसके बाद ये आखिरी का टॉपिक है कि विलयनों में अभिक्रियाएं। ठीक है, तो ये पहले चैप्टर में दिया हुआ है क्योंकि ये बार बार आएगा और आपके प्रैक्टिकल्स में भी आएगा, लेकिन इसके बारे में स्पेशल जो है वो क्लास 12 का चैप्टर 2 जो है केमिस्ट्री का, वो पूरा का पूरा चैप्टर विलयन के ऊपर ही है। तो विलयनों में जब अभिक्रियाएं होती है, ठीक है, तो वहां पे जो अब विलयन जो होता है ना, विलयन दो चीजों से मिलकर बनता है। एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। विलायक मतलब बड़ी चीज और विलेय मतलब छोटी चीज। तो आप ये मान के चलो कि शक्कर और पानी का अगर आप शरबत बना रहे हो तो शक्कर क्या है, उसमें विलेय है, और विलायक क्या है, पानी है। ठीक है, तो हम क्या निकालते हैं, उनके द्रव्यमान का प्रतिशत निकालते हैं कि जो हमारा विलेय है, ठीक है, उसका द्रव्यमान। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे शक्कर और पानी, तो शक्कर का द्रव्यमान और विलयन का द्रव्यमान। तो विलयन क्या है, विलयन इस शक्कर से भी बना हुआ है और पानी से भी बना हुआ है। ठीक है, मतलब विलेय और विलायक को मिला के क्या बना गया है, विलयन बनाया गया है। ठीक है, तो विलेय का द्रव्यमान को ऊपर और विलयन के द्रव्यमान को नीचे, और गुणा 100% के लिए तो हम लिखते हैं। फिर मोल अंश। ठीक है, तो आप अभी तक समझ चुके हो कि एक जो मोल होता है, मोल, ठीक है, उसमें कितने संख्या में क्या होते हैं, अणु होते हैं, और उस मोल का क्या होता है, वजन कितना होता है। ठीक है, तो मोल अंश क्या होता है कि अलग अलग हमको मान के चलो कि ये ए है अभिकर्मक, ठीक है, और ये क्या है, बी है। ये आपस में अगर मिल रहे हैं, ए और बी जो है मिल रहे हैं, तो इसका मोल अंश निकालना है। तो ए के मोलों की संख्या ऊपर में लिखोगे अगर ए का मोल निकालना है तो, और विलयन की मोलों की संख्या, मतलब ए और बी दोनों को मिक्स किया है ना, तो ए प्लस बी को क्या करना पड़ेगा, ये हमारा कुल है, तो इसको हमें नीचे में लिखना पड़ेगा, और जिसका हमें निकालना है उसको ऊपर में लिखना पड़ेगा। वैसे ही बी के मोल अंश, तो एन बी जो है, मतलब बी के मोलों की संख्या को ऊपर और ए की मोल संख्या प्लस बी की मोल संख्या को क्या किए, नीचे में किए। ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन होगा चैप्टर के लास्ट में, तो हम उसको करते जाएंगे। उसके बाद होता है मोरलता। तो मोरलता क्या है, मोरलता जो है ना, ये आपके लैब में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला चीज है, और फिजिकल केमिस्ट्री में ये बार बार आएगा। तो जो आपका मोरलता होता है उसे किससे दर्शाया जाता है, कैपिटल एम से दर्शाया जाता है। ठीक, और ये क्या है, किसी विलेय की 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की क्या होती है, संख्या होती है। जैसे आपको मोरलता निकालना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोरलता कैपिटल एम, विलयन के मोलों की संख्या। ठीक है, मान लीजिए कि आपने 1 लीटर जो पानी है, ठीक है, इसमें आपने मिला दिया है, मान के चलो वही शक्कर ले लेते हैं अभी के लिए। ठीक है, वैसे तो शक्कर नहीं, दूसरी चीजें आप मिलाएंगे, लेकिन मैं अभी के लिए शक्कर ले लेता हूँ। तो 1 लीटर पानी में अगर आप शक्कर मिलाते हो तो इस शक्कर के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, तो इसके जितने मोल रहेंगे उसका अगर 1 लीटर से अपन भाग करते हैं तो क्या आ जाएगा, इसका मोरलता आ जाएगा। वही अगर 5 लीटर में रहेगा तो 5 लीटर से भाग करेंगे, 10 लीटर में रहेगा तो 10 लीटर से भाग करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आता है मोललता। ठीक, तो दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है, उसको याद रखना है। मोललता में हम लीटर में भाग देते हैं, विलियन का लीटर में। ठीक है, और मोललता में केजी, केजी किसका, विलायक का। ठीक है, तो यहाँ पे विलियन नहीं है, विलायक। सबसे ज्यादा गलती यहीं पे होती है। तो ऊपर में तो सेम रहता है दोनों, विलेय की मोलों की संख्या, नीचे में लेकिन इसका विलायक का द्रव्यमान केजी में है, और मोरलता में क्या था, विलेय की मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन किसमें, लीटर में। तो ये क्या है, 1 केजी विलेय में उपस्थित मोलों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है, इसे स्मॉल एम द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका चैप्टर है वो खत्म होता है। आशा करता हूँ कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। इसके अगले भाग में हम देखेंगे इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसको हम बनाना सीखेंगे। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए वो मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। तो आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आगे के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो सीरीज में आपको पूरे क्लास 11th और क्लास 12 की केमिस्ट्री के हर एक पार्ट के वीडियोस मिल जाएंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ जाए।